तो कैसे हो बंधु बांधवों। तो थंबनेल देख के पता चल गया होगा कि आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं पैराजंबल। पैराजंबल हम लोग पीवाईक्यू के थ्रू करेंगे। बहुत ज़्यादा मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ाने वाला हूँ कि ये कनेक्टर ऐसे बनता है फिर कंक्लूजन ऐसा, तो नहीं। प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरीके से सही में हम उसको यूज़ कर सकते हैं क्वेश्चंस के अंदर, और किस तरीके से हम ऑप्शंस को एलिमिनेट करके सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, सारा दिमाग उसी में लगाएंगे, ऑप्शंस में। और उसके बाद अगर ऑप्शन से भी नहीं एलिमिनेट होता, फिर ट्रेडिशनल मेथड का हम सहारा लेंगे, उसके बाद आंसर तक पहुंचेंगे। तो जितने भी तरीके हो सकते हैं रियल टाइम में यूज करने के, मैं वो आपको बताऊंगा। किताबी बातें नहीं बताऊंगा कि जो यूज में ना ला जा सकें, या फिर वही पुरानी ट्रिक्स जो अब शायद उतना यूज भी नहीं होती हैं। ठीक है, तो यहां पे जो मैंने क्वेश्चन मैं लेके आया हूं वो 2025 के एसएससी सीजीएल के क्वेश्चंस है। बहुत ही ज़्यादा सीरियसली इसको ट्राई करना, खुद से एक बार अटेम्प्ट लेना। इसमें जो ऑप्शन दिए हैं वो भी वही डाले हुए हैं जो उन्होंने दिए थे, कि ताकि आप समझ सकें कि किस तरीके के क्वेश्चन फ्रेमिंग हो रही है, एग्जामिनर का क्या माइंड है, किस तरीके से वो क्या कहते हैं ये क्वेश्चन सेट कर रहा है। उस हिसाब से हमारी तैयारी होनी चाहिए ये जो 1-1.5 महीने बचे हैं उसके ऊपर। ठीक है, अब हमें बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन समझने की या पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें बस जितनी भी हमारे पास नॉलेज है उसको अप्लाई करने की जरूरत है, फिर देखते हैं क्या रिजल्ट होता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले छोटी सी बातें जो एकदम ही नए या इनको कभी कुछ पता ही नहीं चला कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं और पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं। देखो, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जैसे दिस दैट दोज, और तुम्हारा दीज 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 है ना, दिस दैट दोज दीज। और तुम्हारे ये पर्सनल प्रोनाउन क्या होते हैं, ही शी इट। ये जब भी दिख जाए, दिस दैट दोज दीज जब भी दिख जाए वो पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। ही शी इट दिख जाए वो भी पहला सेंटेंस नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि दिस दैट दीज दोज किसी नाउन को ही रेफर कर रहे होंगे, ही शी इट किसी नाउन को रेफर कर रहा होगा, तो इसका मतलब वो नाउन पहले आई होगी, इसलिए इनका आना जरूरी यहां पर नहीं है। ठीक है, तो इस चीज को दिमाग में रखना, एक छोटी सी ट्रिक है। अब ये वाला क्वेश्चन खुद से ट्राई करो, देखो बना पा रहे हो कि नहीं बना पा रहे हो। मगर पहला काम क्या करोगे, ऑप्शन के ऊपर फोकस करोगे। अब एक चीज देखो, यहां पे ऑप्शन 1432 3124 4312 4132। सबसे पहले वो ऑप्शन चेक करोगे जिसके जो पहले सेंटेंस है वो सेम है, जैसे कि यहां पे 4 है। यही करोगे, पहले वो सेंटेंस चेक करोगे, वो ऑप्शन चेक करोगे जिसमें दो ऑप्शन सेम हो। ठीक है, अगर नहीं होगा तो फिर बात की बात है। द डेटा वॉज कलेक्टेड, डेटा कलेक्ट किया गया था थ्रू वेरियस चैनल, बहुत से चैनल द्वारा। ठीक है, अब 4 के बाद यहां पे ऑप्शन के हिसाब से या तो 3 होगा या तो 1 होगा। एक बार जरा 3 को देख लेते हैं। अ टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन वॉज क्रिएटेड, कह रहा है कि एक टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन जो है वो क्रिएट की गई थी। किसके द्वारा की गई होगी, जो डेटा मिला होगा, जो कैंपेन करते हैं ना, मार्केट कैंपेनिंग करते हैं, तो उसको किस तरीके से बनाया जाए, उसको मतलब एक स्पेसिफिक मार्केट कैंपेनिंग कैसे बनाई जाए, उस डेटा का यूज करके उसको बनाया गया था। ठीक है, अब 1 को देखो। द टीम एनालाइज द सर्वे डेटा, कि एक टीम ने जो सर्वे डेटा था उसको एनालाइज किया था। क्या आना चाहिए कि डेटा कलेक्ट किया गया, सीधे मार्केटिंग स्ट्रेटजी बनाने लग जाओगे, या जो टीम बैठी हुई है पहले उसको एनालाइज करेगी, पहले एनालाइज करेगी। तो हम क्या कर सकते हैं, 4 के बाद 1। अब एक बार जरा पूरा पढ़ के देख लो कि सीक्वेंस सही है कि नहीं। द डेटा वॉज कलेक्टेड थ्रू वेरियस चैनल, द टीम एनालाइज द सर्वे डेटा, अ टारगेटेड मार्केटिंग कैंपेन वॉज क्रिएटेड। अब तक तो सही लग रहा है। इनसाइट्स वर यूज, जो डेटा से मिली हुई इनसाइट्स थी, मतलब जो इंफॉर्मेशन थी, यूज टू इंप्रूव द कस्टमर एक्सपीरियंस, वो कस्टमर्स की एक्सपीरियंस को अच्छा करने के लिए यूज हुआ। तो ये कंक्लूडिंग सेंटेंस भी दिख रहा है हमको। तो 4132 जो है हमारा आंसर होगा। ठीक है, अब इसको करो। दीज फैक्टर, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन आ गया, नहीं होगा। द लॉन्ग टर्म वेरिएशन इन अर्थ क्लाइमेट्स आर इन्फ्लुएंस्ड बाय, अभी पूरा नहीं पढ़ेंगे, क्यों पढ़ना पूरा, पहले चेक तो कर लें पूरा। चेक ऑप्शन, द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर, अभी इसको नहीं पढ़ेंगे, जरा इसको देखो। टुगेदर, सब मिलकर। दीज एलिमेंट, ये सारे एलिमेंट, 4 भी नहीं होगा, इसका मतलब ये भी नहीं होगा। तो 1 और 4 जो है वो ऑप्शन तो होंगे ही नहीं। अब जरा 3 और 2 का, क्योंकि यहां पे जो अच्छा एक चीज और, पहले अब तक हम लोग की अप्रोच क्या रहती थी कि हम लोग पहला सेंटेंस चेक करते थे। अब हमारी अप्रोच क्या रहनी चाहिए कि जो लास्ट वाला सेंटेंस एक बार चेक कर लो। कई बार आपको एग्जामिनेशन सेम देता है मगर कई बार अलग देता है, और जब अलग देता है तो वहां से खेला
हो जाता है, क्योंकि वहां पर जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है वो हमको बता देता है कि ये कंक्लूड कर भी रहा है कि नहीं कर रहा है। अब जरा पढ़ो। 3 कह रहा है द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर जो है इज द इमिशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेज फ्रॉम इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज। कि जो एंथ्रोपोजेनिक फैक्टर का मतलब होता है मैन मेड, ठीक है, मैन मेड जो हमारे फैक्टर होते हैं उनको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक। ये जो फैक्टर हैं वो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से कौन सा फैक्टर है कि ये जो ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन हो रहा है, ठीक है। 2 को देखो। The long-term variation in Earth climates are influenced by a complex interplay of natural and anthropogenic factors। अब देखो, समझ में आया? कह रहा है कि ये जो अर्थ क्लाइमेट में जो चेंज आता है, लंबा लॉन्ग टर्म वाला जो वेरिएशन आता है, वो किसकी वजह से आता है? 2 चीजों की वजह से आता है। एक तो नेचुरल फैक्टर्स की वजह से आता है और एक मैन मेड फैक्टर्स की वजह से आता है। इसके बाद अगर तुम देखो ध्यान से तो 3 का आना चाहिए था, मतलब 2 के बाद कहीं ना कहीं बाद में 3 आता, जहां पे उसने एंथ्रोपोजेनिक की फैक्टर की बात की है। इसका मतलब 2 तो हो ही नहीं सकता था। 2 तो एक स्टार्टिंग यहाँ पे एक तरीके से टॉपिक को स्टार्ट कर रहा था कि अर्थ का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है वो 2 चीजों से मेनली प्रभावित हो जा रहा है, जो कि एक तो नेचुरल फैक्टर्स हो गए, दूसरा क्या हो गया हमारे मैन मेड फैक्टर्स हो गए, ठीक है। तो 2 से स्टार्ट करेंगे। 2 1 4 3 ये हमारा करेक्ट आंसर है। अब इसको करो, ऑप्शन देखो, यहां पे 3 2 बार दिखा, एक बार जरा 3 वाला चेक कर लेते हैं। यूजर इंटरेक्शंस वर कलेक्टेड अक्रॉस प्लेटफॉर्म। यूजर से जो बातचीत की गई है उसके डेटा को अलग अलग प्लेटफॉर्म से कलेक्ट किया गया था, ठीक है। या तो 2 होगा या तो 1 होगा। 1 को पढ़ के देखते हैं। अ मीडिया स्ट्रेटजी वॉज फ्रेम्ड बेस्ड ऑन आउटरीच रिजल्ट। कह रहा है कि जो मीडिया की स्ट्रेटजी है, ये जो आउटरीच मतलब जो लोगों से बातचीत की गई है, लोगों से जो उनका एक तरीके से उनसे सर्वे हुआ है उनके पास जा जाकर, तो उसके रिजल्ट के आधार पर जो मीडिया स्ट्रेटजी है, मीडिया की रणनीति है, वो बनाई गई थी। बिल्कुल ठीक है। अब जरा 2 को चेक कर लेते हैं कि ये जो डेमोग्राफिक मैट्रिक्स है, मतलब डेमोग्राफिक पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मैट्रिक्स का मतलब होता है नंबर और डेमोग्राफी का मतलब होता है पॉपुलेशन। तो ये जो पॉपुलेशन नंबर है, नंबर है पॉपुलेशन का, वह उसको ट्रैक किया गया था फ्रॉम कैंपेन डैशबोर्ड्स। कैंपेन डैशबोर्ड्स क्या होता है? मतलब जब कैंपेनिंग हो रही होती है तो कहीं ना कहीं कुछ बड़ी स्क्रीन लगी होगी जो बता रहा होगा कि कहाँ कहाँ कितना डेटा आ रहा है, ठीक है। तो इस जो कैंपेन डैशबोर्ड्स हैं इनसे उन नंबर्स को पता लगाया जा रहा था, ट्रैक किया जा रहा था। क्या होना चाहिए? देखो, ये हर जगह से डेटा को कलेक्ट किया गया और डेमोग्राफिक मैट्रिक्स को ट्रैक किया जा रहा था। तो 3 के बाद 2 नहीं लग रहा है ज़्यादा। भाई मीडिया ने स्ट्रेटजी बनाई, मगर पहले तो डेटा को ट्रैक करोगे ना, उसके बाद ही तो कुछ करोगे, कि पहले मीडिया स्ट्रेटजी बना लोगे। और ये जो आउटरीच रिजल्ट थे उसके आधार पे मीडिया ने स्ट्रेटजी बनाई। तो 3 के बाद हम कर सकते हैं 2 4 1 ए। अब देखो 2 तो यहाँ पे था ही नहीं, 4 कभी यहाँ पे मीनिंग आएगा ही नहीं, और 3 के बाद हम 1 पहले मीडिया स्ट्रेटजी नहीं बनाएगा, पहले जो डेमोग्राफिक मैट्रिक्स है वो भी डेटा आपको डैशबोर्ड में कलेक्ट करना होगा, ट्रैक करना होगा, उसके आधार पर जो मीडिया है वो अपनी स्ट्रेटजी बनाएगा। तो 3 2 4 1 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, मगर अगर ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, ठीक है। दोबारा ट्राई करो। कॉन्सिक्वेंटली परिणाम स्वरूप, ये वाला ऑप्शन गया सी। क्यों भाई? कॉन्सिक्वेंटली का मतलब होता है कि क्या परिणाम रहा पिछले चीज़ों का, ठीक है, उसके परिणाम स्वरूप। तो हम कैसे, हमें क्या, जब पहले की चीज़ें पता ही नहीं है तो हम कैसे बोल सकते हैं कॉन्सिक्वेंटली? तो फर्स्ट गया नॉन वर्बल क्यूज का मतलब होता है सिग्नल, ठीक है, याद रखना। हो सकता है ना टफ वर्ड ये लोग पूछ लें। तो नॉन वर्बल क्यूज जो होते हैं, जो नॉन वर्बल सिग्नल होते हैं, वो क्या होते हैं? जैसे कि टोन ऑफ वॉइस की, वॉइस का टोन क्या होता है? हाँ, क्यों, हाँ, मतलब इससे हम इशारा देते हैं कि अपनी टोन ऑफ वॉइस से। फेशियल एक्सप्रेशन, कुछ भी कर सकते हैं, गुस्सा हो सकते हैं, खुश हो सकते हैं। एंड बॉडी लैंग्वेज अपनी बॉडी लैंग्वेज भी यूज कर सकते हैं। कैन कन्वे मोर मीनिंग देन द वर्बल मैसेज सिग्नल। तो जितना हम बोल के तुम पढ़ लेना, तुम पढ़ लेना, तुम पढ़ लेना, तो क्या हुआ? जितना बोल के नहीं बता सकते उतने हम अपने एक्सप्रेशन से बता सकते हैं। तो ये चीज बोल रहा है, ठीक है। तो 2 भी नहीं लग रहा है। एक बार जरा 3rd को चेक करें। कम्युनिकेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इन्वॉल्विंग, क्योंकि ये मुझे दिख गया था ना, क्योंकि यहाँ पे ये जो कम्युनिकेशन है, यहाँ पे डेफिनेशन मुझे लग रही थी। कम्युनिकेशन की बात यहाँ पे बोला है कि कॉम्प्लेक्स मतलब जटिल, एक जटिल प्रोसेस है जिसमें अलग अलग तरीके की मतलब इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होते हैं, आइडियाज एक्सचेंज होते हैं, फीलिंग्स एक्सचेंज होती है 2 लोगों के बीच में। क्या लग रहा है? ये एक टॉपिक उठा रहा है,
कम्युनिकेशन की डेफिनेशन को बता रहा है। जब भी आप किसी नई किताब को पढ़ते हो, चाहे साइंस की बात करते हैं तो वो साइंस बताता है, भाई साइंस की डेफिनेशन बताता है। कोई भी किताब पढ़ते हो तो कोई भी टॉपिक पढ़ते हो पहले उसकी डेफिनेशन बताई जाती है। यहाँ पे कम्युनिकेशन की डेफिनेशन बताई गई। अब वो कम्युनिकेशन किस तरीके का होगा ये देखते हैं। क्या ये 2 जाएगा या 4 जाएगा? अब तुम देखो यहाँ पे क्या है, इट इज ऑफन द सब्टल सिग्नल। सब्टल का मतलब होता है सूक्ष्म, बहुत छोटे छोटे हल्के, बहुत आसानी से ना दिखने वाले। जो ये छोटे छोटे सिग्नल हैं वो हमको बताते हैं कि जो मैसेज है वो किस तरीके से रिसीव किया गया है और किस इंटेंट के साथ भेजा गया था। ठीक है, ये कुछ मीनिंग आ रहा है 3 के बाद 4 का? नहीं। अगर हम ये देखें यहाँ पे 2 को, कि ये क्या यहाँ पे उसने कहा था कि अलग अलग तरीके के एक बहुत जटिल प्रोसेस है। वो जटिल प्रोसेस क्या है कि इसमें टोन ऑफ वॉइस भी है कम्युनिकेशन करते समय, फेशियल एक्सप्रेशन भी इंक्लूड हो जाता है, बॉडी लैंग्वेज भी हो जाता है। इसीलिए उसने बोला था ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, एक जटिल प्रोसेस है। ठीक है, तो 3 के बाद हम 2 जा सकते हैं। जैसे 3 के बाद 2 गए तो 3 2 1 4 हमारा हो जाएगा। अब देखो 1 में क्या बोला है कि परिणाम स्वरूप जो इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है हिंजेस ऑन का मतलब होता है डिपेंड्स ऑन। ठीक है, मोर देन जस्ट द वर्ड्स वी चूज। मतलब जो एक अच्छा कम्युनिकेशन होता है वो सिर्फ शब्दों के ऊपर आधारित नहीं होता है, वो हमारे एक्सप्रेशन, हमारी टोन, हमारे बॉडी मूवमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो 3 2 1 4 हमारा क्या होना चाहिए? आंसर होना चाहिए। अब इसको ट्राई करो, इतना बता दिया, आप दिमाग लगा दिया, खुद से एक बार ट्राई करो। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लेते हैं फिर तुम खुद करो। जितना अब तक बताया है, जितना मैंने अब तक बताया, खुद से एक बार ट्राई करो। हो गया? दिमाग लगाते हैं, एक बार बस पॉज कर लेना। ठीक है, अभी लाइव तो कर नहीं रहे हम लोग, तो पॉज कर ही सकते हो। जब लाइव करेंगे तो फिर टाइम ही दिया करेंगे। ठीक है, अब तुम देखो 4th को। मैंने कहा था ना तुमको कि भाई 4th जहाँ रिपीट हो उसको देख लेना। मुझे दिखा एडिशनली मतलब इसके अलावा। इसके अलावा किसके अलावा? क्या बात बोल दी भाई तुमने? ऐसी क्या बात बोल दी कि तुम इसके अलावा बोल रहे हो? खत्म, हम चेक ही नहीं करेंगे अभी इसको। अब एक बार 3 को चेक करते हैं। दिस शिफ्ट, कौन सी शिफ्ट? दिस शिफ्ट डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यूज कर रहा है, इशारा कर रहा है किसी की तरफ, किसी आइडिया की तरफ। ये शिफ्ट हो रहा है, मान लो कोई रैपिड शिफ्ट हुआ होगा। कौन सा शिफ्ट? बात खत्म। 2 1 3 4 आंसर है हमारा। अब पढ़ के देख लेते हैं। टू मिटिगेट द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज के इफेक्ट को कम करने के लिए द ग्लोबल कम्युनिटी मस्ट ड्रास्टिकली रिड्यूस इट रिलायंस और कार्बन इंटेंसिव एनर्जी प्रोडक्शन। कि जो दुनिया भर के लोग हैं उनको ये जो कार्बन जहां से पैदा हो रही है उसके ऊपर अपनी निर्भरता कम करनी होगी, उसको बहुत ज़्यादा कम करना होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया बात है सर। ये 2 से स्टार्ट हो गया, आप तो ने कहा था सर प्रीपोजिशन इससे से स्टार्ट नहीं होता। भैया ये 2 ही मिटिगेट द वर्स्ट इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज जो है ये एक तरीके से इन्फिनेटिव फ्रेज है। ये पर्पस के लिए यूज हुआ है। किसके लिए? ये जो रिड्यूस है, कि क्यों रिड्यूस करना चाहते हो? तो क्लाइमेट चेंज के असर को कम करने के लिए हम इसको यूज करना चाहते हैं। तो ये पर्पस दिखा रहा है और कुछ नहीं है। 1 को देख, उसमें से की स्ट्रेटजी, की मतलब इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी क्या है? इज टू डाइवर्सिफाई एनर्जी सोर्सेज, ताकि जो हमारे एनर्जी सोर्सेज हैं हम उसको अलग अलग कर दें, डाइवर्सिफाई कर दें। ट्रांजिशनिंग फॉर फॉसिल फ्यूल, जो हमारे फॉसिल फ्यूल से उससे शिफ्ट होकर हम रिन्यूएबल अल्टरनेटिव्स में पहुंच जाएं, वो क्या होंगे? हमारे सोलर, विंड और जियोथर्मल पावर होंगे। तो 2 1 एकदम एकदम करेक्ट सीक्वेंस लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ये जो शिफ्ट आ रहा है ये फॉसिल फ्यूल से रिन्यूएबल एनर्जी में, नॉट ओनली डिक्रीज ग्रीन हाउस गैसेस, वो सिर्फ ग्रीन हाउस गैसेस का इमेजिन ही डिक्रीज नहीं करेगा, बल्कि वो हमारी एयर क्वालिटी को भी अच्छा करेगा और क्रिएट्स न्यू इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, तो हमारे लिए एक आर्थिक अवसरों को भी लाएगा। ठीक है, एडिशनली इसके अलावा अब आया पॉलिसीज दैट प्रमोट्स। अच्छा एक बात और बताएं, हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया। अगर हम लोग 2 को यहां पे कंक्लूजन देखते तो तुरंत काटते, टू मिटिगेट द वर्स्ट ऑफ, ठीक है। और अगर हम लोग 1 को देखते तो तुरंत काटते। यहां पे 4 देखो, अगर हम लोग ध्यान से देखते तो 4 कहीं ना कहीं कंक्लूजन लगता हम लोग को। अगर हम लोग एक बार पढ़ लेते तो यहां से भी खेला हो सकता था, समझे? तो अगर हमने कंक्लूजन चेक किया होता तो इससे क्योंकि हमने पढ़ा नहीं था ना अभी, तो अब मुझे जब मैंने देखा तो नहीं लगा। तो ये दिमाग में रखना कि कई बार कंक्लूजन जो है ना वो जो एग्जामिनर है बहुत अच्छा सेट नहीं करता है। चलो इसको करो। दिस नरेटिव्स मतलब होता है स्टोरीज। दिस कह रहे हैं दीज नरेटिव्स। कौन सी स्टोरीज? क्या बात कर दी, हटा दो, ये नहीं होगा। साइंस फिक्शन, साइंस की जो स्टोरीज होती हैं, इमेजिनरी वाली स्टोरीज हो सकता है कुछ। दिस मेक्स क्या मेक्स? पहला नहीं हो सकता।
वाइल इंटरटेनिंग, हम लोग को इंटरटेन करते हुए, द जेनर सर्व्स अ पर्पज। अब एक बार 4 के लिए कंफ्यूजन आएगा, हमें इंटरटेन करते हुए, जेनर का मतलब होता है टाइप, ये जो टाइप है वो हमारी जो पर्पज हैं एक तरीके से बियॉन्ड मेयर स्केपिज्म, मतलब हमको एक रियलिटी से दूर ले जाते हैं। स्केपिज्म का मतलब होता है कि रियलिटी से दूर ले जाना। जेनर कुछ समझ में नहीं आया, अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 4 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, अच्छा 2, इसीलिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखो साइंस फिक्शन इज अ जेनर, इज अ जेनर, एक मिनट, इज अ जेनर, देखो जेनर का मतलब होता है टाइप, और ए जो है, ए से हम किसी भी नाउन को इंट्रोड्यूस करते हैं। इस सेंटेंस में द जेनर दिखा, द जेनर का मतलब ये होता है, द कब यूज होते हैं, जब हम नाउन को पहली बार इंट्रोड्यूस कर रहे होते हैं तो ए आर्टिकल यूज करते हैं, जब दोबारा इंट्रोड्यूस करते होते हैं तो द का यूज करते हैं। यहां पे दोबारा यूज किया गया, क्यों ना, ये 2 4 तो नहीं कहीं हो सकता है, एक बार जरा चेक कर ले। साइंस फिक्शन इज अ जेनर ऑफ स्पेकुलेटिव फिक्शन, साइंस फिक्शन एक ऐसा टाइप है इमेजिनरी स्टोरी का दैट टिपिकली डील्स विद इमेजिनेटिव कॉन्सेप्ट, जो एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट के साथ डील करता है, जैसे कि फ्यूचरिस्टिक साइंस, भविष्य की साइंस, एंड टेक्नोलॉजी, और टेक्नोलॉजी, ठीक है। और क्या कर सकता है, 1 को देखें, ये जो नैरेटिव्स हैं, ये नैरेटिव्स हैं ऑफन एक्सप्लोर द एथिकल एंड सोशल कॉन्सिक्वेंस ऑफ टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट फ्रॉम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू जेनेटिक इंजीनियरिंग। एक तरीके से वो उसके नैतिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, सामाजिक प्रभाव क्या पड़ेंगे, ये जो हमारी टेक्नोलॉजी लगातार बढ़ती जा रही है उसको ये एक्सप्लोर करते हैं, उसको ये देखते हैं। और ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इतना आगे बढ़ रहे हैं, या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग में जो चीज़ आगे बढ़ रही है, तो उसका क्या प्रभाव होगा, ठीक है, ये भी सही लग रहा है। दिस मेक इट अ पावरफुल टूल, ये चीज इसको एक पावरफुल टूल की तरह बनाती है फॉर सोशल कमेंट्री, की समाज में लोग इसके बारे में चर्चाएं कर सकते हैं, एंड फॉर एंटिसिपेटिंग फ्यूचर चैलेंजेस, और जो भविष्य की आने वाली समस्याएं हैं उसको एंटिसिपेट कर लेंगे, और डेलिमाग मतलब कंफ्यूजन को भी, जो दिक्कतें हैं कंफ्यूजन है उसको भी एंटिसिपेट कर लेंगे। तो 2 4 1 3 जो है एकदम सही है, कोई दिक्कत यहां पर नहीं है, ठीक है। अब खुद से एक बार ट्राई करो, वही ऑप्शन देख लो भाई, एसएससी सीजीएल 2025 13 सितंबर शिफ्ट 1, खुद से एक बार ट्राई करो। दिस प्रोसेस नहीं होगा, फूड प्रोसेसिंग हो सकता है, दीज मैथड नहीं होगा, फर्दर मोर उसके अलावा नहीं होगा। 2 3 1 4 है क्या कहीं, 2 से स्टार्ट हुआ, 2 3 1 4, ये हमारा करेक्ट आंसर है भाई। 1 था नहीं, दिस डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, 3 डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, फर्दर मोर, इट ऑल्सो, वो ऑल्सो तो कभी लग जाए तो कभी लगाना ही मत, कुछ किया होगा तभी तो ऑल्सो लगाओगे, वो और भी मदद कर सकता है, अरे पहले कुछ मदद करो तभी तो और मदद करोगे, इट ऑल्सो हेल्प, खत्म, ये हमारा आंसर है। नहीं पढ़ेंगे, अब नहीं पढ़ेंगे, अब तुम्हें आदत डालनी पड़ेगी। दिस मैथड नहीं, दिस फिनोमिना नहीं, एज अ रिजल्ट नहीं, 1 से होगा, ठीक है, 1 के बाद 3 होगा या तो 4 होगा। अब जरा 1 पढ़ लेते हैं, अब 1 पढ़ लेते हैं। द रैपिड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, जो बहुत तेजी से मिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है, डिस इन्फॉर्मेशन फैल रही है। अच्छा, मिस इन्फॉर्मेशन, डिस इन्फॉर्मेशन, ये क्या होता है? मिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज जो गलती से फैल जाए, डिस इन्फॉर्मेशन फेक न्यूज जो जानबूझ के फैलाई जाए, जैसे पाकिस्तान करता है। ऑन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में रिप्रेजेंट्स अ मेजर चैलेंज टू पब्लिक डिस्कोर्स, वो जो लोगों की डिस्कोर्स का मतलब होता है यहाँ पर डिबेट, जो लोगों के बीच में चर्चाएं हो रही हैं उनके लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत बन गया है कि कौन सी इंफॉर्मेशन सही है, कौन सी सही है, कुछ गलत है, पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है। तो हम 1 से स्टार्ट तो करेंगे। अब कह रहा है या तो 3 होना चाहिए या तो 4 होना चाहिए। 4, दिस फिनोमिना कैन इरोड पब्लिक ट्रस्ट। अच्छा देखो, ये मिस इन्फॉर्मेशन डिस इन्फॉर्मेशन का जो फिनोमिना है वो लोगों के विश्वास को खत्म कर सकता है, किसमें, जो न्यूज़ आ रही है सोर्सेज उससे, एंड अंडरमाइन इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग, और वो जो अपने पास इंफॉर्मेशन लेके एक जागरूक डिसीजन लेते थे उसको भी कमजोर कर सकता है इस डेमोक्रेटिक सोसाइटी में, इस डेमोक्रेटिक समाज में, ठीक है। तो हम 3 के साथ जा सकते हैं। अगर हम एक बार 4 को चेक कर लें, एज अ रिजल्ट के अनुसार प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन हैव इमर्ज एज अ क्रिटिकल लाइन ऑफ डिफेंस अगेंस्ट द प्रोलिफरेशन मतलब किसी चीज का बहुत तेजी से फैलना, ऑफ फॉल्स नरेटिव। एक बात बताओ, ये फिनोमिना जो है वो लोगों के ट्रस्ट को तोड़ रहा है, इसी वजह से एज अ रिजल्ट ये जो प्रोफेशनल फैक्ट चेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है ये इमर्ज हुआ, ताकि ये एक डिफेंस की तरह काम कर सके, ये जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन बहुत तेजी से फैल रही है। क्या लग रहा है, 2 1 4 3 लग रहा है?
2 के बाद सॉरी 2 की नहीं, 1 हो जाएगा और 1 के बाद जाएगा 3 और 3 के बाद जाएगा 4 और ये जाएगा 2, तो 1 3 4 2। ठीक है, नहीं समझ में आया दोबारा बता दे रहा हूँ कि 1 होगा, देखो द रैपिड स्प्रेड ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन, उसके बाद 3 में कह रहा है कि ये जो फिनोमेना है वो लोगों की पब्लिक ट्रस्ट को खत्म कर देगा। ठीक है, इसके परिणाम स्वरूप एक ऑर्गेनाइजेशन आएगा जो इसको रोकथाम करेगा, और ये जो क्या कहते हैं फैक्ट चेकिंग वाला ऑर्गेनाइजेशन है, दिस मेथड, इसमें होता क्या क्या है, एक सिस्टमैटिक वेरिफिकेशन होता है फैक्ट का, क्लेम्स का और सोर्सेस का। तो 1 3 4 2 सी हमारा आंसर है। ठीक है, खुद से ट्राई करो। इट इज अ प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। इट पर्सनल प्रोनाउन हो सकता है, देख लेते हैं शायद, देखो यहाँ पे इट हो सकता है ना, सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा हो, सॉरी इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह काम कर रहा होगा, इज लिंकिंग वर्ब की तरह काम कर रहा होगा, प्रोसेस रियल सब्जेक्ट की तरह काम हो रहा होगा, तो हो सकता है कोई प्रोसेस हो। जरा दूसरा वाला पढ़ते हैं। रिसर्च इज, नहीं हो सकता ये, क्योंकि यहाँ पे रिसर्च की बात हो गई है पहले ही। ठीक है, दिस नहीं हो सकता है। द फाइंडिंग ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन, जो इस इन्वेस्टिगेशन की फाइंडिंग्स थी, जो भी चीजें मिली हमको, ये भी नहीं हो सकता। तो 3 और 4 तो नहीं हो सकते, 1 नहीं हो सकता, 2 आंसर है, 2 1 3 4। चलो, अगर थोड़ा सा कंफ्यूजन लग रहा है भाई सर, आप तो घर में बैठे हुए हैं, आपने तो अटेम्प्ट कर लिया, हो सकता है देख भी लिया, कोई बात नहीं, यहां तक पहुंच गए तो एक बार पूरा पढ़ के देख लो, पूरा पढ़ के देख लो। इट इज अ प्रोसेस दैट इन्वॉल्व, सॉरी, रिसर्च इज अ फाउंडेशनल पिलर ऑफ एकेडमिक एंड साइंटिफिक प्रोग्रेस। रिसर्च क्या है, एक फाउंडेशनल पिलर है, ये एक प्रोसेस है जिसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है, एक सिस्टमैटिक और ऑब्जेक्टिव इन्वेस्टिगेशन होती है सब्जेक्ट की, ताकि नए फैक्ट्स को डिस्कवर किया जा सके और जो पुराने वाले एग्जिस्टिंग फैक्ट्स हैं उनको कंफर्म दोबारा किया जा सके। दिस कैन बी आइदर थ्योरेटिकल, ये थ्योरेटिकल तरीके से भी हो सकता है ताकि नॉलेज को बढ़ाया जा सके, और या फिर अप्लाइड तरीके से हो सकता है, मतलब प्रैक्टिकल तरीके से हो सकता है ताकि जो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व किया जा सके। ये जो फाइंडिंग है इस इन्वेस्टिगेशन की आर देन डॉक्यूमेंटेड, तब इनको एक तरीके से डॉक्यूमेंट किया जाता है, एंड पीयर रिव्यू टू इंश्योर वैलिडिटी एंड क्रेडिबिलिटी, और जो लोग उसका रिव्यू भी करते हैं ताकि उसकी वैलिडिटी बनी रहे और सुनिश्चित करने के लिए, उसकी क्रेडिबिलिटी सुनिश्चित करने के लिए। तो 2 1 3 4 हमारा जो है वो आंसर है। इसको करो। लगता है गलत कॉपी कर दिया मैंने पीछे ही वाला ही जो है, जो सेंटेंस उठा के यहाँ पे कॉपी कर रहा था ना, ये इसमें पीपीटी में, ये यहाँ ये तो सही हो गया, ये गलत कॉपी हो गया, कोई बात नहीं। ठीक है, मैं जो दूसरा पार्ट आएगा उसमें सारे क्वेश्चन लाने की कोशिश करूँगा। तो इसका भी आंसर 2 1 3 4 है, मतलब ये पहले ही वाला क्वेश्चन गलती से टाइप हो गया है। ठीक है, तो इसको छोड़ दो। तो ये 10 क्वेश्चन थे, मैं 10 क्वेश्चन लाया था, गलती से ये वाला हो गया, इसके लिए सॉरी। तो ये है पार्ट 1। ठीक है, अब पार्ट 2 में आएंगे। अगर बताना कमेंट में क्या थोड़ा सा तेज पढ़ाया मैंने, तो मैंने कोशिश ये कर रहा हूँ ना कि मैं मेजर टॉपिक्स जल्दी निपटाऊँ। क्यों? क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी करनी है। देखो, जो लोग आपसे कहते हैं ना कि हम पूरा सिलेबस कराएंगे, भैया पूरा सिलेबस करने के बाद 10 बार पढ़ना पड़ता है ना, तो भूल जाओगे। कल को इतना टेंशन हो जाते हैं, मैथ्स में एडवांस पोर्शन कब तक करेंगे, और जीके दिमाग से उतरने लगती है। तो हमको ऐसा नहीं अप्रोच चाहिए कि लास्ट टाइम 15 दिन में सब कुछ रिवाइज करना हो। नहीं, कुछ पोर्शन ऐसे मजबूत कर लो अभी से जिसको रिवीजन की जरूरत ही ना पड़े, ताकि जो आपकी टफ सब्जेक्ट हैं जैसे एडवांस, क्योंकि मैंने लगाई हुई है, मुझे पता है। ठीक है, और जीके हो गई, वो सब टफ है, याद करना पड़ता है, बार बार देखना पड़ता है, कहीं ना कहीं दिमाग से उतरता है, उनको टाइम दे सकें लास्ट में। अब वो समय निकल गया कि आप नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव के रूल्स पढ़ें, नहीं, धड़ाधड़ पीवाईक्यू करते हैं। कोशिश अभी तो 2025 के ला रहा हूँ, फिर क्या होगा कि पुराना ट्रेंड भी, ये तो नया ट्रेंड है एडिक्यूटी के हिसाब से, जो पुराना ट्रेंड है 2024-23 का, वो कहीं रिपीट ना हो जाए, उसको भी कर लेंगे। बात खत्म हो गई, यहाँ तैयारी हो गई, मॉक दो, और जो मॉक में कंफ्यूजन है उसको बस देख लो, उसकी एक छोटी सी नोट्स बना लो, उसमें अपने रूल्स लिख लो, जिसको लास्ट में रिवीजन करो जो तुम भूल रहे हो। ठीक है, इस तरीके से काम करना। अब पूरी किताब या पूरे मोटे मोटे नोट्स पढ़ने की जरूरत नहीं ना, तो बहुत समय खराब होगा, और जो मॉक देने का समय और जिसमें आपको स्टेबल रहने का समय, बार बार रिवीजन करने का समय, आप सिर्फ उसमें चैप्टर निपटाते रह जाएंगे। ठीक है, तो ये वाली क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। अब मिलते हैं पार्ट 2 में। मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्द अपलोड करूँ, क्योंकि मुझे वो सारे ये क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं। मैं अथेंटिक क्वेश्चन लाने की कोशिश करता हूँ कि जो आए हुए हैं, ऐसा ना हो कि किसी ने कुछ भी बना दिया हो। तो जितने ये क्वेश्चन है ना, सब अथेंटिक हैं। अब मैं वो भी क्वेश्चन लेके आऊँगा जो बचे हुए हैं। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया फिर दूसरे टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कम से कम शायद 3 या 4 पार्ट होगा पैराजम्बल का,
उसके बाद ही ये टॉपिक खत्म होगा, तो जल्दी से जल्दी इसको कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।